उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस और हाथरस का एक गांव है जिसका नाम है नगला चोखा। और नगला चोखा में एक भागवताचार्य जिनका नाम है उदय कृष्ण शास्त्री, जो कि वहां पे आके भागवत सुना रहे थे। अब भागवत सुनाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो गांव के भक्तगण होते हैं वो भागवताचार्य जी से मिलने जाते हैं, वहां पे प्रसाद वितरण होता है। अब इसी बीच में क्या होता है, एक 21 साल की लड़की जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वो भी भागवताचार्य जी के पास जाती है और उनसे वार्तालाप करती है। अब जैसे ही वो लड़की भागवताचार्य के पास जाती है तो भागवताचार्य जी की नज़र उस लड़की के ऊपर टिक जाती है कि इस लड़की को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। इसीलिए भागवताचार्य जी उस 21 साल की लड़की को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करती हो, कहाँ पे रहती हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो वो लड़की सारी जानकारी देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन भागवताचार्य जी जो थे उन्हें उस लड़की के ऊपर थोड़ा डाउट था, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने दो आदमियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल के दो, क्योंकि ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। अब वो दो आदमी उस लड़की के गांव जाते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर आते हैं और भागवताचार्य जी को बताते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो भागवताचार्य जी हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। अब इसके बाद जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको एसएसपी साहब से मिलने के लिए बोलते हैं। अब एसएसपी साहब को सारी बात बताई जाती है। एसएसपी साहब को सारी बात बताई जाती है तो एसएसपी साहब क्या करते हैं, ये केस एक सीओ को दे देते हैं। और जब सीओ को मिलते हैं भागवताचार्य जी तो पता चलता है कि ये जो लड़की है आज से 7 साल पहले मर चुकी थी और अब भागवताचार्य जी को ये लड़की उनकी भागवत में देखने के लिए मिल गई, इसीलिए इसके ऊपर पूरा डाउट था। अब जो सीओ साहब हैं वो क्या करते हैं, इस लड़की को करते हैं घर पे जाके गिरफ्तार और इसकी पूरी डिटेल निकालते हैं। तब पता चलता है कि ये लड़की आज से 7 साल पहले मर चुकी है, इसकी चिता भी जल चुकी है और इसके सारा क्रियाकांड जो होता है सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब इसके बाद ही अचानक से लड़की सबके सामने कैसे आ गई। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7 साल पहले जो लड़की मर चुकी थी वो अचानक से सबके सामने कैसे आ गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से और यहीं का एक गांव लगता है गांठौली, जो कि गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहीं पे एक बदमाश होता है हिस्ट्री सीटर, जिसका नाम होता है पंकज उर्फ भोला। अब क्या होता है दोस्तों, पंकज उर्फ भोला जो है ये बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर था, इसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे। इसी बीच क्या होता है, 27 मई 2015 के दिन इसको पुलिस वाले मथुरा से फिरोजाबाद कोर्ट में लेके जा रहे थे पेशगी के लिए और इसको बस से लेके जाया जा रहा था। अब बस से जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में टुंडला पड़ता है और टुंडला में क्या होता है, 12 बदमाश आते हैं और पुलिस को घेर लेते हैं और पंकज उर्फ भोला को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर ले जाते हैं। अब जैसे ही ये खबर सुर्खी बनती है कि पुलिस की कस्टडी से एक हिस्ट्री सीटर फरार हो गया है, तो पुलिस की दोस्तों बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है। अब क्या होता है, पुलिस जो है पंकज उर्फ भोला को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश मार रही होती है, लेकिन पंकज उर्फ भोला मिलता नहीं है। अब इसके बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि 9 अगस्त 2015 के दिन बन्ना देवी इलाके से एक शख्स बाइक से गुजर रहा है। अब पुलिस को जैसे ही ये खबर मिलती है तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच के उस शख्स को घेर लेती है। अब जैसे ही पुलिस उस शख्स को घेरती है तो पता चलता है कि ये वही शख्स है जिसका नाम पंकज उर्फ भोला है। अब जैसे ही पुलिस इसे पकड़ने के लिए जाती है तो ये क्या करता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। अब जैसे ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी इसके ऊपर फायरिंग करती है और इसी बीच इसका हो जाता है दोस्तों एनकाउंटर और इसमें इसकी मौत हो जाती है।
अब पंकज उर्फ भोला को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जो भी इसका काम करना होता है वो सारे काम करती है, यानी कानूनी काम जो होते हैं वो सारे काम करती है। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि इसको छुड़ाने के लिए 12 लोग आए थे जो कि हथियारबंद थे। अब ये 12 लोग कौन हैं? अब 12 लोगों के बारे में जानकारी ली जाती है दोस्तों, तो उसमें एक नाम सामने आता है जिसका नाम होता है विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित, जिसके ऊपर पुलिस ने 12,000 रुपये का इनाम रखा था। और ये विष्णु गौतम जो है अलीगढ़ के गांठौली गांव का ही था, जो कि गोंडा थाने क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस विष्णु गौतम को ढूंढती है जगह जगह। अब इसके बाद जैसे ही पुलिस विष्णु गौतम को ढूंढती है तो 19 अगस्त 2015 को पुलिस विष्णु गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि जो पंकज उर्फ भोला था उसको 9 अगस्त को मारा गया था, जो एनकाउंटर हुआ था, और 19 अगस्त को विष्णु गौतम को गिरफ्तार कर लिया था। अब विष्णु गौतम को गिरफ्तार कर लिया था तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विष्णु गौतम के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे। जैसे कि 2013 में इसने पुलिस के साथ पाली में मुठभेड़ की थी, उसके बाद कुआरसी में इसने चोरी की थी, और इसके बाद गोंडा थाना में ही आर्म्स एक्ट भी इसके ऊपर लगा हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में एक जानकारी और मिलती है। इसने 17 फरवरी 2015 में एक लड़की जिसकी उम्र महज 14 साल होती है, जो कि गोंडा थाने क्षेत्र के अंदर गांठौली जो गांव आता है वहीं की रहने वाली थी, इसने उस लड़की को अगवा कर लिया था। अब जो लड़की अगवा हुई थी, अब इससे पुलिस वाले पूछते हैं कि जो लड़की 14 साल की तुमने अगवा की थी वो लड़की कहाँ है, उसके बारे में बताओ, और तुमने उसको अगवा क्यों किया था, तुमने उसके घर वालों से फिरौती तो मांगी नहीं, क्यों किया था। तब दोस्तों जो विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित होता है वो पुलिस को पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। जो ये लड़की थी ये इसी के गांव गांठौली की थी और इसकी उम्र थी महज 14 साल। और विष्णु और जो ये लड़की है ये दोनों एक दूसरे से करते थे प्यार। अब क्या होता है, ये इस लड़की को भगाकर यहाँ से ले जाता है और भगाकर इसको लेके जाता है आगरा के एतमादपुर में। और आगरा के एतमादपुर में इसके एक रिश्तेदार होते हैं, वहाँ पे ले जाके उसको छोड़ देता है और थोड़े दिन बाद ये वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पे वापस लौट के जाता नहीं। अब ये वहाँ पे जाता तो नहीं है और इसी के बीच में ये हो जाता है गिरफ्तार। अब गिरफ्तार हो जाता है तो इससे पूछा जाता है कि बताओ वो लड़की कहाँ है जिसकी उम्र 14 साल है। तो ये बताता है कि आप ऐसा कीजिए, आगरा के एतमादपुर में जाइए, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पे आपको ये लड़की मिल जाएगी। अब पुलिस आगरा जाती है, आगरा के एतमादपुर में इसके रिश्तेदारों के घर पे। अब वहाँ पे जाके पता चलता है कि वहाँ पे तो वो लड़की है ही नहीं। अब वो जब लड़की नहीं है उसके रिश्तेदारों में, तो फिर वो कहाँ गई। अब पंकज से उससे विष्णु से बार बार पूछा जाता है कि बताओ वो लड़की कहाँ है। अब विष्णु बेचारा बार बार यही कहता है मैं तो अपने रिश्तेदारी में छोड़ के आया था। और इधर जो लड़की है उसके परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या वो लड़की आपके घर पे वापस आई, तो वो कहते हैं कि नहीं आई। अब इतने में ही क्या होता है दोस्तों, आगरा के एतमादपुर के पास ही एक लड़की जिसकी लाश पाती है। और लाश जब पाती है लड़की तो उसका चेहरा जो है बिगड़ा हुआ होता है और उस लड़की ने वही कपड़े पहने हुए थे। अब उस लड़की के माता पिता को बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए। अब उस लड़की के माता पिता शिनाख्त के लिए आते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की उन्हीं की बेटी है और इसकी हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, विष्णु गौतम के ऊपर पहले से ही बहुत सारे केस चल रहे थे। अब उसके ऊपर एक और केस चालू हो जाता है, वो हो जाता है हत्या का। दूसरा केस पॉस्को एक्ट, जो कि 14 साल की लड़की थी और उसने उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए होंगे क्योंकि वो उससे प्यार करता था। तीसरा सबूत और गवाहों को बदलने की और मिटाने की। अब इसके ऊपर बहुत सारे केस हो जाते हैं और 3 साल तक ये दोस्तों जेल में रहता है। और इसी बीच 2016 में इसके ऊपर रसूका लग जाता है। 2015 में इसको कोर्ट में 25 सितंबर 2015 को इसमें कोर्ट में इसको पेश किया जाता है और इसकी चार्जशीट लगाई जाती है और 2016 में इसके ऊपर रसूका लगता है। रसूका के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, ये भी बहुत गंभीर धाराएं होती हैं। अब क्या होता है, 3 साल तक ये जेल में रहता है और उसके बाद 2019 में
ये वहाँ से पेरोल पे वापस आ जाता है। अब पेरोल पे जब वापस आ जाता है तो इसी के बीच में क्या होता है, खैर और मथुरा के बीच में इसके ऊपर आर्म्स एक्ट भी लग जाता है कि इसने यहाँ पे हथियारों की सप्लाई वगैरह की है, इसके ऊपर आर्म्स एक्ट लग जाता है। लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, जब कोई पेरोल पे वापस आता है तो उसको एक समय अवधि दी जाती है कि इतने समय के अंदर आपको दोबारा से जेल में ही आना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप पेरोल पे गए हो बाहर तो आपको जो नज़दीकी थाना या चौकी है वहाँ पे जाके रोजाना सिग्नेचर करके आने पड़ते हैं, जैसे कि आपने सिंघम पिक्चर में देखा होगा, जयकांत सिखरे जाता है। अब क्या होता है, विष्णु गौतम जो है वो वापस से हाजिर नहीं होता, ना तो जेल जाता है ना नज़दीकी कोर्ट कचहरी जाता है। अब जब ये नहीं जाता तो इसके गांव गाठौली जाती है पुलिस, और गाठौली में इसकी माँ रहती है जिसका नाम है सुनीता गौतम, जो कि विधवा है। एक ही माँ है और उनका एक ही बेटा है जिसका नाम है विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसके घर की कुर्की के कागज निकल जाते हैं कि इसके घर की कुर्की करो, अगर ये नहीं आ रहा है तो। अब क्या होता है, विष्णु गौतम जो होता है वो बेचारा पुलिस के सामने हाजिर हो जाता है, क्योंकि उसकी घर को तोड़ देते। अब घर को तोड़ देते तो दिक्कत हो जाती, उसकी माँ बेचारी कहाँ जाती, इसीलिए विष्णु गौतम जो है पुलिस के सामने हाजिर हो जाता है। अब हाजिर हो जाता है तो उसके बाद में उसे मार कूट के उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने इसको मारा कि नहीं मारा, तो बेचारा वो भी कबूल कर लेता है। अब क्या होता है, जो इसकी माँ है सुनीता गौतम क्या करती है, वो अपने बेटे की वजह से परेशान थी। वो जेल जाती थी तो उसका बेटा उससे हमेशा यही कहता था कि माँ मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की, मैं तो सिर्फ उससे प्यार करता था और उसके साथ रहना पसंद करता था, इसलिए मैं उसको लेके भाग आया और मैं उसे आगरा एतमादपुर अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घर पे लेके गया था। लेकिन अब इसी बीच में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब वो लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है ये मुझे पता नहीं। अब क्या होता है, अब होता है एक बात, जो इसकी माँ थी सुनीता गौतम, वो बेचारी थक गई थी, हार गई थी, परेशान रहती थी। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। एंड में लोग जो है भगवान को ही याद करते हैं। उसी तरह से जो सुनीता गौतम है उसने भी भगवान को याद करना शुरू कर दिया। जो भी भागवत कथा आसपास होती थी वो वहाँ जाती थी, भागवत सुनती थी, सुबह शाम भगवान के भजन किया करती थी। इसी बीच में हाथरस के तिवरस गांव में, वहाँ पे हाथरस के तिवरस गांव में एक भागवत हो रही थी। अब भागवत हो रही थी तो जो सुनीता गौतम है वो वहाँ पे जो भागवताचार्य थे, वो भागवताचार्य उदय कृष्ण शास्त्री जी होते हैं, उनके पास जाती है और उनको जाके अपनी सारी व्यथा बता देती है कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके एक लड़की को लेके मेरा बेटा भाग गया था जिसकी उम्र 14 साल थी और बाद में उसकी लाश पाती है और उसी के हत्या के केस में मेरा बेटा जेल में है। लेकिन मैं जब भी जाती हूँ तो मेरा बेटा मेरे से हमेशा यही कहता है कि माँ मैंने उसकी हत्या नहीं की है। अब जो गुरुजी होते हैं उदय कृष्ण शास्त्री जी, वो क्या कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करो, उस लड़की का कोई फोटो है? वो कहते हैं हाँ। तो ऐसा उस लड़की का फोटो लेके आओ, जरा मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं कौन है लड़की, क्या है और उसका नाम क्या है। अब जो है गुरुजी उस लड़की के फोटो को देखते हैं अच्छी तरह से, और वो गुरुजी का माइंड इतना शार्प होता है दोस्तों, उसकी भी तारीफ की जाएगी। वो उस लड़की के फोटो को अपने माइंड में बैठा लेते हैं। अब उस लड़की का फोटो माइंड में बैठा लिया जाता है तो कुछ समय बाद वो हाथरस के ही तिवरस गांव में दोबारा से आते हैं और वहाँ पे आके भागवत सुना रहे होते हैं। अब भागवत सुनाने के बाद में वहाँ पे एक लड़की होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है और वो लड़की गुरुजी के सामने प्रसाद बांट रही होती है, अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है, गुरुजी के पैर छूने के लिए आती है। अब जो उदय कृष्ण शास्त्री थे, जो भागवताचार्य थे, वो उस लड़की को देखते हैं कि ये लड़की जानी पहचानी सी लग रही है। अब देखिए जो भागवताचार्य हैं उनका माइंड कितना शार्प था। 14 साल की लड़की का उन्होंने फोटो देखा था और 21 साल की लड़की के ऊपर उन्होंने उसे प्ले कर दिया कि ये वही लड़की हो सकती है। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई। तो पता चलता है कि उस लड़की की शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। अब क्या होता है, गुरुजी उसके बातों से थोड़े संतुष्ट नहीं होते क्योंकि नाम जो है वो अलग था।
अब क्या होता है, गुरुजी अपने ही दो साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के बारे में जानकारी निकालो, ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, इसके पूरे हिस्ट्री निकाल के लाओ। तो उनके जो दो साथी होते हैं उस लड़की के गांव जाते हैं, नगला चोखा जो कि हाथरस में पड़ता है, और उस लड़की की पूरी डिटेल निकाल के लाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि देख गुरुजी, ये जो लड़की है इसके दो नाम हैं, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था और ये जो दूसरा नाम है इसने खुद ही क्रिएट किया है, शादीशुदा है, इसके दो बच्चे हैं। अब गुरुजी इसका पहला नाम पूछते हैं क्या है, तो इस लड़की का पहला नाम वही होता है जो कि सुनीता गौतम ने गुरुजी को बताया था कि मेरा बेटा एक 14 साल की लड़की को लेके भाग गया था और वो लड़की मर चुकी है। अब गुरुजी इस पर एक्शन लेते हैं और तुरंत सुनीता गौतम के पास बुलवावा भिजवाते हैं कि ऐसे करके एक लड़की है, और इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से ही मिलते हैं और उप मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं दोस्तों, इस बात को एसएसपी साहब तक पहुंचा देते हैं। अब एसएसपी साहब क्या करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और इस पूरे केस को, इस पूरे मामले को सीओ इगलास के हाथ में दे देते हैं। अब सीओ इगलास के हाथ में जैसे ही ये मामला जाता है तो सीओ इगलास तुरंत ही हाथरस के नगला चौखा गांव जाते हैं और उस लड़की को गिरफ्तार करके सीधे थाने लेकर आते हैं और वहाँ पे उस लड़की के माता पिता, दो बहन, एक भाई, इन सबको बुलाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ पूरा सच क्या है, तुम कहाँ थी, तुम मर चुकी थी, तुम कहाँ से सामने आ गई। तब दोस्तों ये लड़की अपनी एक और कहानी बताती है और इसकी कहानी भी कुछ हटके थी। होता क्या है, जब विष्णु गौतम इस लड़की को अपने साथ भगा के आगरा के एतमादपुर में ले गया था ना, तो उसके साथ वो वहाँ पे कुछ दिन रुकता है, लेकिन विष्णु गौतम कुछ दिन के बाद वहाँ से चला जाता है और वापस नहीं आता। ये लड़की उसका इंतज़ार करती रहती है कि विष्णु गौतम आएगा, लेकिन वो विष्णु गौतम जो है नहीं आता। इसी बीच में क्या होता है, हाथरस के ही नगला चौखा का एक लड़का होता है जिसकी रिश्तेदारी आगरा के एतमादपुर में होती है। तो ये लड़का जो है आगरा के एतमादपुर जाता है और वहीं पे इस लड़के के उस लड़की के साथ में आंखें चार हो जाती हैं, इन दोनों का प्यार हो जाता है। और जिस तरह ये लड़की अपने गांव से भागकर विष्णु गौतम के साथ आगरा के एतमादपुर गई थी, उसी तरह से ये लड़की उस लड़के के साथ भागकर हाथरस के नगला चौखा आ गई। अब नगला चौखा आ गई तो उस लड़के ने इसके सामने एक शर्त रख दी कि कभी भी किसी के सामने ये वाली बात ओपन मत करना कि तुम मेरे साथ भाग कर आई हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ की रहने वाली नहीं हो, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस लड़के ने सारी चीज़ों की इससे साफ मना कर दी और इसी बीच में इसके दो बच्चे भी हो जाते हैं और समय अच्छा गुजरने लगता है। अब दोस्तों क्या होता है, दिसंबर 2022 में एक दिन इस लड़की को रहा नहीं जाता। अब जब रहा नहीं जाता तो ये अपने परिवार वालों को फ़ोन कर देती है और अपने माता पिता, भाई बहन, इन सभी से उनकी राजी खुशी लेती है। राजी खुशी जब लेती है दोस्तों ये अपने घर पे फ़ोन करके, तो सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, चाहे इसके पिता हो, इसकी माँ हो, इसके बहन हो, इसके भाई हो, क्योंकि उन सभी ने साल 2015 में इस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था। उन सबको तो सिर्फ यही लगता था कि ये लड़की मर चुकी है और इस लड़की के नाम पर ही विष्णु गौतम पे हत्या का केस चल रहा है। तो वो सभी लोग इस लड़की से कहते हैं कि तुम शांत रहना और किसी से कुछ मत कहना, और ये सभी लोग भी दोस्तों चुप हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2022 से जो कोरोना काल आता है ना, खुलासा होता है, उससे पहले की बात है। कोरोना काल में ये लड़की अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है और 2022 में इस केस का खुलासा हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों, 1.5 साल पहले ही इस लड़की ने अपने माता पिता से बात कर ली थी और सबको पता था कि ये लड़की जिंदा है, फिर भी विष्णु गौतम के ऊपर हत्या का केस चल रहा था। इसके बाद जो सीओ इगलास हैं इस लड़की को सीधे जेल पहुंचाते हैं और जो जो इस मामले में प्रकरण में था उन सब के ऊपर केस चलते हैं, क्योंकि इस लड़की के माता पिता को ये सारी बात मालूम थी कि ये लड़की जिंदा है, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि थाने में जाके या कचहरी में जाके कहीं पे भी जाकर ये वाली बात बताई जाए कि हमारी बेटी जिंदा है और जो विष्णु गौतम के ऊपर जो केस चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। किसी ने भी कुछ नहीं किया।
अब क्या क्या होता है दोस्तों, इस लड़की का डीएनए लिया जाता है, इसके माता पिता से चेक कराया जाता है तो वो भी मैच होता है। हर तरह से ये बात सिद्ध हो गई थी कि ये लड़की उन्हीं की है और वो लोग पहले से भी जानते थे। अब इसके बाद विष्णु गौतम के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर केस जो अब इस मामले में तो वो फ्री हो गया, लेकिन जो विष्णु गौतम है उसके ऊपर एक बात बताई जा रही है, उसने कई बार पुलिस वालों से मुठभेड़ भी की थी, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी था, आर्म्स एक्ट भी थे। इस मामले से विष्णु गौतम फ्री हो जाता है, लेकिन जो केस चल रहे थे वो मामले आज भी विष्णु गौतम के ऊपर चल रहे हैं। और जो लोग, चाहे लड़की के माता पिता, भाई बहन, पति जिसके साथ वो भागी थी, ये सभी इस केस में अब इन्वॉल्व हो गए हैं। विष्णु गौतम फ्री हो गया है क्योंकि इन सभी ने कानून को भी धोखा दिया था। अब दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि अगर उस समय पे 2015 में पुलिस जो लाश मिली थी उसका डीएनए चेक करवा के उनकी माता पिता से चेक करवा देते तो शायद ये मामला पूरा फैलता ही नहीं। लेकिन हुआ क्या था, पुलिस ने इस लड़की के माता पिता को बुलाया था, लड़की का चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, तो उनके जो माता पिता हैं, जो लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे उसके अंदेशे पे, यानी कि कपड़ों को देखकर ये कहा था कि यही हमारी बेटी है और ये विष्णु गौतम नहीं मारी है। अब उस समय पे डीएनए चेक नहीं किया गया था, अगर पुलिस डीएनए करवा लेती तो आज शायद ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। और दूसरी बात ये है, जो शास्त्री जी हैं, जिन्होंने जो भागवताचार्य हैं उदय कृष्ण शास्त्री, उनकी भी तारीफ की जाएगी, उनके लिए एक सैल्यूट बनता है कि उन्होंने एक 14 साल की लड़की का फोटो देखा और 21 साल की लड़की को देख के पहचान गए कि ये वही लड़की है। सिर्फ फोटो देखा, ना कि उसको कभी लाइव देखा था, और बाद में उन्होंने ये सारे मामले को खुलवा दिया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।